ठीक है। तो लास्ट क्लास हमने देखा था कि अगर कोई बीम जो है तुम्हारी वन पैरामीटर मॉडल, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर रेस्ट करती है, स्प्रिंग के ऊपर रेस्ट करती है, तो हमारी इक्वेशन क्या आई थी? याद है कल वो जो इक्वेशन आई थी, हमारी इक्वेशन क्या थी? ई आई d4w बाई डी एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू क्यू माइनस के डब्ल्यू। यस सर। अब हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि इस स्प्रिंग में दिक्कत क्या थी, यहाँ पे कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं होती थी। सो कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए पास्टरनक ने क्या किया, ऊपर एक शेयर लेयर डाल दी। तो बिफोर, अब हमको क्या करना है, हमें इसके ऊपर एक बीम डालनी है। तो उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे हमने विंकलर स्प्रिंग के लिए इक्वेशन क्या दी थी, विंकलर स्प्रिंग के लिए इक्वेशन थी P इज इक्वल टू के डब्ल्यू, where P is the applied load, W is the deflection and K is the stiffness of the spring. तो सिमिलरली हमें देखना होगा कि हमारा ये जो अरेंजमेंट है जिसमें हमने एक शियर लेयर डाल दी है, अब उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे कि इस इक्वेशन में क्या मॉडिफिकेशन आएगा। ठीक है। सो हमने क्या किया इसके अंदर, इस मेथड के अंदर हमने क्या किया, एक शियर लेयर डाल दी जिसका शेयर मॉडुलस कितना है, जी है। और सेम वही स्टोरी हमने ऊपर एक यूडीएल कंसिडर कर लिया है क्यू लोड का। तो अगर मैं अब इसका एफबीडी बनाऊं, देखना एफबीडी, देखो मैंने इसीलिए कलर भी सब जगह सेम यूज किया है। अब अगर देखो ये लोड अगर नीचे की ओर जाएगा तो ये शेयर लेयर नीचे एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगी डब्लू। अब जैसे ही ये नीचे की ओर जाना चाहेगा, ये स्प्रिंग क्या करेगा, ऊपर की ओर एक रिएक्शन फोर्स डेवलप करेगा। जैसे ये नीचे की ओर जाएगा, ये क्या करेगा, ये नीचे से एक रिएक्शन फोर्स डेवलप करना शुरू करेगा। तो देखो वही मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ देखो इस वाले पोर्शन में देखो, ये ऊपर से क्यू लोड लग रहा था। जैसे ही ये नीचे की ओर जाना चाहा, नीचे से क्या आ गया, तुम्हारा स्प्रिंग का रिएक्शन फोर्स आ गया, उसको मैंने क्यूएस मान लिया। ठीक है। फिर यही क्यूएस क्या होगा, अब एक्चुअल में इस स्प्रिंग पे लगा होगा, तो यही इसका एफबीडी डायग्राम बनेगा। इस एफबीडी डायग्राम में कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ सही है सर। ठीक है। ये हाँ फिर सही है। मैंने क्या किया बेसिकली, यस। यहाँ पे बेसिकली किया क्या है, दोबारा एक बार देख लो। मैंने क्या किया, एक लोड ऊपर से अप्लाई किया, ये नीचे आना चाहा, जैसे ये नीचे आना चाहा, स्प्रिंग ने क्या किया, एक रिएक्शन फोर्स डेवलप किया, दैट इज क्यूएस। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी इक्वेशन डिराइव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक स्मॉल एलिमेंट फिर से कंसिडर करता हूँ शियर लेयर के अंदर। ध्यान रखना ये 2D में दिखाई दे रहा है, ये है 3D के अंदर, ये पीछे भी है। ठीक है। तो मैंने एक स्ट्रिप यहाँ पे कट करी और वो यहाँ पे मैं तुम्हें यहाँ दिखा रहा हूँ, ये वो स्ट्रिप मैंने कट करके दिखाई। ठीक है। अब देखो स्ट्रिप जो मैंने कट करी वो कुछ ऐसे है, जिसकी ये लेंथ तुम्हारी dx, इधर dy और ऊपर की ओर dz। मतलब कि ये जो तुम्हें यहाँ सामने दिखाई दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दिखाई दे रहा है ये वाली लेंथ। अब मान लो मैंने यहाँ से एक स्ट्रिप कट एक्स करी, वाई जेड। मान लो मैंने ये स्ट्रिप कट करी, तो दिस इज dx, तुम्हें ये लेंथ सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे रही है। ठीक है। दिस इज dz और dy जो है तुम्हारा किसके अंदर है, सॉरी व्हाइट बोर्ड के प्लेन के अंदर है, जो सिस्टम है उसके अंदर तुम्हारे प्लेन में ये dy है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पिछली बार जैसे जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने शेयर फोर्स प्लॉट किए थे, तो सेम वही चीज हम शेयर फ्लोस प्लॉट करते हैं। अब देखना यहाँ पे मैंने क्या किया है, डिफरेंट प्लेन तुमको इमेजिन कराने के लिए कुछ कलर नोटेशन किए हुए हैं। देखो ध्यान से देखना, ये ब्लू कलर, एक मैंने एक ग्रीन कलर यूज किया है। ग्रीन कलर कौन सा प्लेन है, अगर तुम देखोगे तो वो एक्स वाई प्लेन है, वो इमेजिन हो रहा है देखने से। ये ग्रीन वाला देखना, ठीक है, ये ग्रीन वाला। अब अगर अगर मैं बात करूं ग्रीन वाले पे कौन सा लोड लग रहा है, तो बता सकते हो यहाँ से कौन सा लोड लग रहा है, इस फिगर को देख के बताओगे इस वाले सरफेस पे कौन सा लोड लग रहा है, ये लोड कौन सा है, क्यू। राइट, ये वाला लोड हो गया तुम्हारा क्यू। सिमिलरली नीचे से कौन सा फोर्स, अब इस वाले सरफेस पे, इस वाले प्लेन पे नीचे से एक फोर्स आएगा, वो कौन सा फोर्स है, कौन सा फोर्स आ रहा है, ये ब्लैक क्यू कलर वाला, एस। ये तुम्हारा क्यू एस है। क्यू ठीक है। एस। तो दिस इज योर क्यू एस फोर्स। तो ये तो मैंने अप्लाई कर दिया, तुम्हारा ये जो दिखाई दे रहा था। अब समझो जब ये नीचे जाना चाहेगा और ये ऊपर आना चाहेगा, तो ये जो साइड वाले फेसेस हैं यहाँ पे क्या डेवलप होगी, शियर स्ट्रेस डेवलप होगी। ठीक है। सो मैं मानता हूं इस वाले जो पिंक कलर का जो फेस है, मैं पिंक कलर वाले को पिंक कलर से दिखा रहा हूँ, जो पिंक कलर वाला फेस है, अब ये नीचे जाना चाहेगा तो शियर स्ट्रेस किधर क्यों डेवलप होगी, इधर की ऊपर क्यों डेवलप होगी।
ऊपर की ओर डेवलप होगी इस तरह से एक शेयर फोर्स, मान लेता हूं उसकी वैल्यू क्या है NX है, ठीक है। अब अगर इधर NX की ओर डेवलप होगी, इधर कैसे डेवलप होगी, इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि ये फेस ऊपर की ओर जाना चाहता है, तो शेयर स्ट्रेस इस फेस पे कैसे आएगी, नीचे की ओर आएगी। यस सर। तो अब अगर इधर NX है, ये छोटा सा एलिमेंट है, तो इधर क्या हो जाएगा, NX प्लस समथिंग एक छोटा वैल्यू। सो मान लिया मैं NX प्लस डेल्टा NX बाई डेल्टा एक्स, ये यूनिट लेंथ के लिए हुआ, ये तुम्हारा यूनिट लेंथ के लिए हुआ। तो dx लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, इंटू dx कर देते हैं, यही चेंज आएगा इसके अंदर, कोई दिक्कत बताओ। नहीं सर, समझ गया। ठीक है। सिमिलरली अब देखना ये रेड वाला जो फेस है, अब रेड वाले फेस में क्या होगा, जब ये रेड वाले फेस को ध्यान से देखना, रेड वाला फेस ये जो है सामने वाला, अब इसके रेस्पेक्ट में समझो, ये जब नीचे की ओर जाएगा तो ये फोर्स पे शियर फोर्स इधर की ओर डेवलप होगा, और ये पीछे वाले में एक फोर्स डेवलप होगा ऊपर की ओर, ये वाला देखो, जब ये फेस नीचे जाना चाहेगा तो ऊपर वाले फोर्स पे यहाँ पे एक शियर फोर्स डेवलप होगा NY, पीछे वाले में, रेड कलर वाले में, ठीक है। और ये फेस जब ऊपर जाना चाहेगा तो ये वाले जो रेड कलर वाला फेस है, इस पे शियर स्ट्रेस डाउनवर्ड डायरेक्शन डेवलप होगी, दैट इज NY प्लस समथिंग, हो जाएगा NY प्लस डेल्टा NY डिवाइडेड बाई डेल Y इंटू DY। बताओ इस FBD में यहाँ पे कोई दिक्कत है शियर स्ट्रेस सही है। डिस्ट्रीब्यूशन पे, क्लियर है। यस। अगर ये क्लियर है तो फिर अभी डेरिवेशन बस अब ये हो गया, जस्ट 5 मिनट का काम है डेरिवेशन में, ठीक है। अभी मैं वाइट बोर्ड ओपन करता हूँ अब, जब जब जिसकी जरूरत पड़ेगी तो दिखाता रहूंगा मैं बीच में, ठीक है। सो अगर मैं फिगर प्लॉट करूं, मैं बस तुम्हारा जो वो था क्या नाम है, जो फोर्सेस थे मैं उसको यहाँ पे दिखाऊं, तो फोर्सेस कुछ ये थे, मैं कलर सेम रखता हूं, ऊपर से क्यू आ रहा था, साइड छोटा कर देता हूं, ताकि ये तुमको क्लियर हो। हाँ ठीक, देखो ऊपर से क्यू आ रहा था और नीचे से QS लगा हुआ था उस 3D में, राइट, ऐसा कुछ था, ये Q था और यहां से QS था, QS। ठीक है। साइड वाले फ्रेम में अगर हम याद करें, साइड वाले फ्रेम में हमारा क्या था, पिंक कलर से इधर की ओर NX लगा हुआ था, इधर की ओर डेल्टा NX प्लस स्मॉल वैल्यू था, दिस वाज NX एंड दिस वाज NX प्लस डेल्टा NX इंटू डेल्टा एक्स होल इंटू DX। सिमिलरली जो फ्रंट फेस है, ये जो सामने फ्रंट फेस होगा, उसमें भी एक वैल्यू लग रही थी, वो क्या थी, एक इधर की ओर आ रही थी, एक ऊपर की तरफ लग रही थी, राइट, दिस वाज NY, क्योंकि Y डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, एंड दिस इज डेल सॉरी NY प्लस समथिंग होगा, तो NY प्लस डेल्टा NY अपॉन में डेल्टा Y इंटू DY। कोई दिक्कत, नहीं सर। ठीक है। अब जो मैंने फ्रेम मान रखा है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे माना हुआ है, देख लो, ये X है, दिस वाज Y एंड दिस वाज Z, राइट, दिस इज X, दिस इज Y, दिस इज Z, ठीक है। अब मैं डेरिवेशन करता हूं, मैं मानता हूं लेट, ये जो शियर फोर्स मैंने लिखा है, मैंने मान लेता हूं मैं पर यूनिट लेंथ पे माना हुआ है, ठीक है। द टोटल शियर फोर्स लेट N is equal to total shear force at unit length of shear layer, मतलब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलो न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। अब क्या करो इस FBD के अंदर, इस FBD के अंदर तुम क्या करो, समेशन FZ 0 कर दो, चलो ध्यान से 0 करते हैं, चलो देखो, अब अगर याद होगा साइन कन्वेंशन,
साइन कन्वेंशन, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता था, अपवर्ड पॉजिटिव, अपसाइड पॉजिटिव। तो nx, राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड पॉजिटिव, ये हो जाएगा nx, सॉरी इसमें अपडेट है ना, अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं, यहाँ ठीक है, मैं कैसे लिखता हूँ, चलो इस तरह से लिखते हैं, नॉर्मली लिखते हैं, चलो अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव है, तो इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड आएगा नहीं, सेक्शन एक ही है ना, तो यहाँ हो जाएगा nx, ये हो गया nx। अब देखो ये nx क्या हो गया समझना, ये nx जो है ये पर यूनिट लेंथ पे है, ये तुम्हारा nx जो था वो पर यूनिट लेंथ पे था। एक फिगर वापस खोलता हूँ मैं, इधर क्या वो फिगर डिलीट हो गया क्या, अच्छा वो रिकॉर्डिंग में आएगा अब तुम्हारे पास, चलो कोई नहीं, ठीक है। ये जो nx था समझना, वापस मैं इस डायग्राम को खोलता हूँ, ठीक है, दिख रहा है डायग्राम वापस, यस सर। ठीक है। ये जो nx है तुम्हारा एक्ट कहाँ पे कर रहा है, ध्यान से देखना, ये nx जो है तुम्हारा एक्ट कर रहा है इस फ्रेम पे, और ये तुम्हारा एक्ट कर रहा है, सो अगर मुझे टोटल यूनिट फोर्स देखना होगा तो क्या होगा, मैं nx को क्या करूंगा, इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे टोटल शियर फोर्स मिल जाएगा। देखो तो ये nx इंटू डी वाई लिख दूं तो टोटल शियर फोर्स आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे वही लिख रहा हूँ nx इंटू डी वाई, ये हो गया ऊपर वाले के लिए। सिमिलर नीचे वाले के लिए हो जाएगा माइनस ऑफ nx प्लस डेल्टा nx इंटू डेल्टा x कंप्लीट इंटू डी वाई, सॉरी ये ऐसे है, ये वाला ब्रैकेट यहाँ नहीं है, कंप्लीट इंटू डी वाई। नाउ अभी सिमिलरली एनवाई वाले के लिए देखना, एनवाई वाले के लिए मुझे फिगर देख के बताओ, एनवाई अगर यहाँ पे एक्ट कर रहा है, किधर गया, हाँ एनवाई अगर ये एक्ट कर रहा है रेड वाले में, तो बताओ इसमें टोटल शेयर फोर्स करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई कर, मैं एनवाई में क्या मल्टीप्लाई करूँ मुझे टोटल शेयर फोर्स मिल जाए, dx, ठीक है। सो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ से, सो ये हो जाएगा, अभी एनवाई ऊपर की हो रहे तो प्लस एनवाई, तो प्लस एनवाई इंटू डी एक्स, सिमिलरली माइनस एनवाई प्लस डेल एनवाई डेल वाई डी वाई कंप्लीट इंटू डी एक्स। अच्छा अब और क्या रह गया हमारे पास, क्यू रह गया, क्यूएस रह गया, बट क्यू और क्यूएस क्या है, एक तरह से एक चीज समझना, जो क्यू और क्यूएस है देखो वो एरिया पे लग रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये एरिया मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, दिस एरिया इज व्हाट, दिस इज dx इंटू डी वाई, दिस लेंथ इज dx, दिस लेंथ इज dy, तो मैं लिख दूं टोटल फोर्स q इंटू dx dy हो जाएगा। तो मैं वापस लिखता हूँ, ये q नीचे की ओर आ रहा है तो माइनस q हो जाएगा, माइनस q dx dy, और ये हो जाएगा ऊपर की ओर प्लस qx ds dy, इक्वल टू 0 कर दूं, और कोई फोर्स बचा है, कुछ नहीं बचा था, यही सारे थे, सारे मैंने मेंशन कर दिए यहाँ पे, तो अब मैं यहाँ से इन चीजों को डिलीट कर रहा हूँ, इनकी अब मुझे जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा इनको रीअरेंज करो, अब अगर तुम इनको रीअरेंज करना शुरू करो, देखो nx dy से nx dy कट जाएगा, nx dy से nx dy कट जाएगा, तो मैंने इसको कट कर दिया, तो यहां से जो टर्म बचेगा वो बचेगा तुम्हारा यहां से बचेगा तुम्हारा माइनस डेल्टा x इंटू डी एक्स डी वाई, इसको भी d कर दो, ये मैंने यहाँ पे डेल्टा x कर दिया है, दिस इज dx। नाउ देखो सिमिलरली, देखो यहां से एन वाई डी एक्स है और ये माइनस एन वाई डी एक्स, ये भी कट जाएगा, तो अगला टर्म बचेगा माइनस डेल्टा एन वाई इंटू डेल्टा वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है, फिर माइनस क्यू डी एक्स डी वाई प्लस क्यू एस
dx dy, दिस इज इक्वल टू 0। अब मैं अगर dx by dy माइनस dx by dy कॉमन ले लूं तो मेरी इक्वेशन फाइनल क्या बनेगी? सो मेरी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा nx अपॉन में डेल्टा x प्लस डेल्टा ny अपॉन में डेल्टा y प्लस q माइनस क्यू एस इक्वल टू 0। सो ये क्या है तुम्हारी अभी एक इक्वेशन बन के आ गई तुम्हारी किसके लिए? एक 2 पैरामीटर मॉडल के लिए, राइट? बट अभी ये किसके लिए आई है? एक छोटे से स्ट्रिप के लिए आई है। हमें क्या करना है? पूरी उस क्या नाम है जो तुम्हारा शेयर लेयर था, किधर गया डायग्राम? हाँ, ये जो पूरी ये लेयर है, ये जो पूरी ये लेयर है तुम्हारी, मैं इसकी थिकनेस यहाँ पे मेंशन करना भूल गया था। ये जो पूरी लेयर है ये, जिसकी थिकनेस h है, अब हमें क्या करना है? इस थिकनेस के लिए क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। अभी हमने क्या किया? ये जो छोटी स्ट्रिप के लिए एक इक्वेशन मैंने लिख दी, वो हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है? इस पूरी स्ट्रिप के लिए हमें क्या करना होगा? वैल्यू निकालनी होगी, राइट? अच्छा, एक चीज और, अगर मान लो तुमसे किसी ने पूछा पास्टरनक मॉडल का इक्विवेलेंट मॉडल क्या होगा, तो इक्विवेलेंट मॉडल कैसा होगा? देखना इक्विवेलेंट मॉडल क्या होगा। इसका इक्विवेलेंट मॉडल है, मान लो पहली लेयर सैंड है और दूसरी लेयर क्ले है, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको? पास्टरनक मॉडल का एक इक्विवेलेंट डायग्राम है। ध्यान रखना इस चीज को भी। तो किसी ने पूछा तुमसे कि भाई पास्टरनक मॉडल का इक्विवेलेंट डायग्राम क्या है? इक्विवेलेंट डायग्राम क्या है? पहली लेयर सैंड की, दूसरी लेयर क्ले की। तो ऐसे लेयर लेयर अगर कहीं मिलती है तुमको, स्ट्रेटिफिकेशन होता है अगर कहीं पे भी, तो उस तरह के फॉर्म को क्या कहते हैं तुम्हारा? एक मिनट, ये व्हाट्सएप ऑन है, बंद कर दिया। हाँ ठीक है। हाँ, तो ऐसी लेयर को हम क्या कहते हैं? तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं? तुम्हारा पास्टरनक मॉडल का एक इक्विवेलेंट लेयर है। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक स्ट्रिप के लिए क्या आ गया? अभी इक्वेशन आ गई है पास्टरनक मॉडल की 2 पैरामीटर मॉडल के लिए। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है तुम्हारा इसे पूरी लेयर के लिए सॉल्व करना है, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास रिलेशनशिप है, इसको मैं डिलीट करता हूं यहां से। ठीक है, हमारे पास रिलेशन बताओ, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन में क्या रिलेशनशिप होता है? शेष स्टिल में स्टिफनेस का वो सर ई का रिलेशन होता है सर। नाउ स्ट्रेस और स्ट्रेन में ना सर। हाँ राइट, तो ये हो जाएगा शियर स्ट्रेस टाउ एक्स जेड। तो मैं लिख दूंगा इज इक्वल टू जी, जी इज व्हाट? जी योर शियर मॉडुलस हाँ, इनटू गामा एक्स जेड। शेयर मॉडल शेयर जी इनटू यस सर। ठीक है, और गामा एक्स जेड बेसिकली क्या होता है मुझे बता दो? ये एक तरह का स्ट्रेन है, ये एक तरह हाँ का यस स्ट्रेन है। सर। एंड व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन बेसिकली क्या हाँ होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन ऑफ ओरिजिनल डायमेंशन। यस सर। तो मैंने माना चेंज इन डायमेंशन, मान लेते हैं डीडब्ल्यू था विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन, जो हमने माना हुआ था छोटा लेंथ के लिए, दैट इज डीएक्स। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर। सिमिलरली मुझे बता दो वाई जेड डायरेक्शन में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ वाई जेड डायरेक्शन के मैं लिख दूंगा जी इंटू, यहाँ पे मैं डी डब्ल्यू बाई डी जेड डी वाई लिख दूँ, कोई दिक्कत? विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, कोई दिक्कत यहाँ तक? यस सर। सो नाउ अगर मैं चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ शियर फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, टोटल शियर फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। तो टोटल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा? एनएक्स इज इक्वल टू, एनएक्स इज इक्वल टू, यही था तुम्हारा टोटल शियर फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप क्या करो, जितना स्ट्रेस है, जितना स्ट्रेस है एक्स डायरेक्शन में, डेल्टा टाउ एक्स जेड, इसमें इसकी एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पूरा शियर फोर्स मिल जाएगा। सही हाँ यस सर। तो मैं क्या करता हूँ, डीजेड करता हूँ और इसको 0 टू एच पे इंटीग्रेट कर देता हूँ, क्योंकि मेरी थिकनेस कितनी थी? एच की थी। शेयर लेयर की थिकनेस कितनी है? एच है। ठीक है, तो इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ? ऊपर वाली इक्वेशन से मैं देख के ऊपर से लिख सकता हूँ इसको 0 टू एच, 0 टू एच, एंड दिस बिकम जी
डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स डी जेड। कोई दिक्कत? नहीं सर, सही है। ओके, तो देखो जी डी डब्ल्यू बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर निकाल लो। सही हो गया, जी डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, और इंटीग्रल ऑफ डी जेड क्या हो जाएगा तुम्हारा, जेड होगा, और जब तुम लिमिट जेड, लगाओगे तो इंटू एच आ उसका जाएगा। एच हो जाएगा। ठीक है, हाँ, एच हो जाएगा, इक्वेशन, yes sir। सॉरी उस वाले को मैंने इक्वेशन वन पहले वाले को माना था, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मेरे पास एनएक्स आ गया। इसी तरह मुझे बता दो डायरेक्टली, डायरेक्टली बता दो मुझे तुम्हारा क्या कहते हैं, एन वाई क्या होगा। और डी एक्स की जगह डी वाई आ जाएगा बस। बस ठीक है। सो बट हमें क्या चाहिए था, अगर इक्वेशन याद हो, इक्वेशन जो पीछे मैंने लिखी थी, मैं इक्वेशन एक बार ऊपर लिख देता हूँ तुम्हारे याद रखने के लिए, क्योंकि इसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। हमारी इक्वेशन थी डेल्टा एन एक्स हम्म, बाई डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एन वाई बाई डेल्टा वाई प्लस क्यू माइनस क्यू एस इक्वल टू जीरो। यही हमारी स्ट्रिप की इक्वेशन थी, हम इसी को सॉल्व आउट कर रहे हैं। तो हमारे पास टोटल शेयर फोर्स एन एक्स आ गया, बट हमें क्या चाहिए, डेल्टा एन एक्स बाई डेल्टा एक्स चाहिए। एक बार मैं डिफरेंशिएट तो कर मैं एक बार दूंगा। डिफरेंशिएट कर देता हूँ यहाँ से इसको। सो और ये तो मैंने याद रखने के लिए यहाँ पे रखा है तुम्हारे लिए, मैं लिखा और डेल्टा एन एक्स बाई डेल्टा एक्स, ये क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ इट विल बी इक्वल टू जी इंटू एच इंटू डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? यस। सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ, सिमिलरली डेल्टा एन वाई अपॉन में डेल वाई, ये हो जाएगा तुम्हारा जी इंटू एच डेल टू डब्ल्यू बाई डेल वाई स्क्वायर, राइट। उठा के किसी को ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दो। अब जब तुम ऊपर वाली इक्वेशन में डालोगे इस चीज को, तो तुम्हारी इक्वेशन देखो कैसी बनेगी। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूं ताकि तुमको, so it will become like this one, g h delta कॉमन। w by del x स्क्वायर, मैंने कॉमन ले लिया, प्लस del 2w by del y स्क्वायर प्लस q माइनस क्यू एस। एंड व्हाट इज क्यू एस? क्यू एस मुझे बताओगे क्यू एस क्या है? क्यू एस अगर याद करो तो ये विंकलर स्प्रिंग का रिएक्शन था, हाँ, यस सर। और विंकलर दैट इज स्प्रिंग का के इक्वेशन डब्ल्यू के आई डब्ल्यू, थिंक। सो ये हो जाएगा माइनस के डब्ल्यू, इट इज इक्वल टू जीरो। आ गई तुम्हारी इक्वेशन। अगर याद करो मैंने जब फर्स्ट क्लास लिया था तो मैंने तुमको यही लिखवाया था, Q इज इक्वल टू के डब्ल्यू माइनस समथिंग। मैंने बोला था जब भी कुछ नई चीज जोड़ोगे तो के डब्ल्यू में से कुछ घटाना पड़ेगा। देखो वैसी इक्वेशन बन के आ गई, यस सर। राइट। सो मैं यहां से इसको आगे लिखता हूं, और सिंस मैं एक्स वाई प्लेन में था, देखता हूं मैं क्यू एक्स कॉमा वाई, इट विल बी इक्वल टू के डब्ल्यू नेगेटिव था तो के डब्ल्यू इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो के डब्ल्यू एक्स कॉमा वाई, और जी एच वाला टर्म पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव हो गया, जी एच इन द ब्रैकेट डेल टू डब्ल्यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू डब्ल्यू बाई डेल वाई स्क्वायर। और इसी को मैंने डेल स्क्वायर डब्ल्यू लिखा था, याद करो, जो मैं कहा था ग्रेडियंट वाला टर्म, याद आया फर्स्ट क्लास में। हाँ, यही वो तुम्हारी, ये डेल क्या टू। है, डेल टू स्क्वायर डब्ल्यू लिखा था मैंने। इसी को मैं क्या कहता हूँ, बेसिक इक्वेशन है हाँ। किसकी, पास्टरनक मॉडल की, बेसिक इक्वेशन ऑफ पास्टरनक मॉडल। ये आ गया तुम्हारा पास्टरनक मॉडल की इक्वेशन। सब में कुछ इस तरह से रहता है। याद करो जब मैंने कहा था, जब फिलॉन को बोर्डिच मॉडल बताया था मैंने, तो वहां पे मैंने क्या कहा था, वहां पे अगर याद करो, अगर था वहां पे टी आ रहा था तो यहाँ पे जीएच की जगह मैंने क्या लिख दिया था, टी लिख दिया था, राइट। तो सेम यही चीज हर जगह चलती है, मतलब जो भी आपका विंकलर स्प्रिंग में जो रेस्पॉन्स होगा उसमें से आपको कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा। कोई दिक्कत? नहीं सर। ओके, अब मुझे बता दो, मैं बात करता हूँ प्लेन स्ट्रेन कंडीशन के लिए। बता दो प्लेन स्ट्रेन कंडीशन क्या थी,
फॉर प्लेन स्ट्रेन कंडीशन, फॉर प्लेन स्ट्रेन कंडीशन, कंडीशन थी प्लेन स्ट्रेन में तुम्हारी कि स्ट्रेन इन थर्ड डायरेक्शन जो तुम्हारा सबसे लंबा होगा विल बी जीरो एंड हम्म, शियर स्ट्रेस इन अदर टू प्लेन विल बी जीरो। तो इस केस में तुम्हारा स्ट्रेस शियर स्ट्रेस कौन सा जीरो हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू गामा वाई जेड स्ट्रेन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब अगर गामा वाई जेड जीरो होगा इसका मतलब क्या जीरो हो गया तुम्हारा, एन वाई जीरो होगा, याद करो, अभी पीछे गामा करा है, वाई जेड, हाँ सही है। ठीक है। तो एन वाई जीरो होगा तो डेल टू डब्ल्यू बाई डेल वाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ रिपीट किया, वाई वाला टर्म आएगा ही नहीं। हाँ वाई वाला टर्म आएगा ही नहीं। तो सो तुम्हारी फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी इन केस ऑफ प्लेन स्ट्रेन कंडीशन, सो हम लिखेंगे। तो तुमसे जैसे मान लो सर, मान लो एग्जाम में सर क्वेश्चन इस तरह से दे सकते हैं कि अंडर प्लेन स्ट्रेन कंडीशन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पास्टरनक मॉडल, तो ये आएगी तुम्हारी प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। सो अंडर हम्म, प्लेन स्ट्रेन कंडीशन the equation for Pasternak model is, Pasternak model is क्या है पास्टरनक मॉडल की प्लेन स्ट्रेन इक्वेशन, सो इट इज मैं लिखता हूं, हो जाएगा क्यू एक्स कॉमा वाई इट इज इक्वल टू के डब्ल्यू एक्स कॉमा वाई माइनस जी एच डेल टू डब्ल्यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पास्टरनक मॉडल अंडर प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। क्लियर है? यस सर। बट अभी भी इस इक्वेशन की एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ये रेस्पॉन्स कैसा देगा, लीनियर देगा कि नॉन लीनियर देगा, बताओ। इसका नॉन नॉन लीनियर रेस्पॉन्स होगा। नहीं, अभी भी याद रखो जो स्प्रिंग अभी तक मैंने यूज हाँ करी नहीं, है एक मिनट, डब्ल्यू है ना तो यहाँ पे, हाँ हाँ सब बताइए बताइए। इन दिस, ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि मैंने जो स्प्रिंग यूज करी है वो लीनियर इलास्टिक है, इसीलिए रेस्पॉन्स क्या होगा तुम्हारा अभी भी लीनियर ही है, तो याद रखना इस चीज का। मैं अभी इसमें यहाँ पे नॉन लीनियर ओके। दिखा देता हूँ, मैं नॉन लीनियर कैसे आएगा वो बता देता हूँ। हाँ सॉरी, किधर जा रहा है बात, दिस विल गिव ओनली लीनियर रेस्पॉन्स, ठीक है। अब सपोज करो तुमसे कहा कि नहीं भाई मुझे तो नॉन लीनियर रेस्पॉन्स चाहिए, ठीक है, तो चलो देखते हैं हम्म, नॉन लीनियर रेस्पॉन्स के लिए बस ये क्यू की वैल्यू बदलेगी, वो कैसे होगा मैं समझा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। इसमें आगे बढ़ते हैं, फॉर नॉन लीनियर रेस्पॉन्स, ये सब चीजें हैं उसमें नहीं है, तुम्हारा क्या कहते हैं स्लाइड्स में नहीं है, तुम्हें ये क्लास में से देखना पड़ेगा फॉर नॉन लीनियर रेस्पॉन्स। अब चलो नॉन लीनियर रेस्पॉन्स में मैं अलग अलग चीजें की बात करता हूँ, जैसे कि तुम्हारा सिंप्लीफाइड मॉडल की बात करूं मैं, अगर एक सिंपल मॉडल ले लूं तो देखो, अगर मैं लोड वर्सेस रिफ्लेक्शन कर्व बनाऊं, लोड वर्सेस रिफ्लेक्शन कर्व दैट इज क्यू एंड दिस इज डब्ल्यू, तो देखो अगर तुम एक्चुअल कर्व नॉन लीनियर का प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसे बनेगा, ये होगा नॉन लीनियर कर्व। सही है सर। अब मैं क्या करता हूं, इसको सिंप्लीफाइड कर देता हूं अपने लिए, क्योंकि हम तो थोड़ा सा जब एनालिटिकल कर रहे हैं तो एनालिटिकल में हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दिया। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये तुम्हारा क्या हो गया, नीचे वाला ब्लू कलर वाला तुम्हारा एक्चुअल कर्व था और इसको मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया अब तुम्हारे लिए, राइट। तो दिस इज योर, दिस इज योर सिंप्लीफाइड कर्व, एंड दिस वाज योर एक्चुअल कर्व। सो मैं मान लेता हूँ ये जो नीचे वाली लाइन है जो जहां पे वो आके दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस वैल्यू को मैं मान लेता हूँ W0, दिस वैल्यू इज W0।
सो अब मुझे बता दो क्यू की वैल्यू क्या क्या होगी। अगर तुम्हें क्यू की वैल्यू लिखना चाहे तो क्यू की वैल्यू क्या क्या लिखोगे? पहले लिखोगे जब डब्ल्यू की वैल्यू लेस देन डब्ल्यू जीरो है। इफ डब्ल्यू इज लेस देन डब्ल्यू जीरो तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो, डब्ल्यू जीरो बढ़ डब्ल्यू बढ़ता रहेगा और के तो कांस्टेंट है, तो के जीरो डब्ल्यू लिख दूं मैं या के इंटू डब्ल्यू लिख दूं, कोई दिक्कत? के सही है सर। ठीक है। और जब डब्ल्यू की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू डब्ल्यू जीरो हो जाएगी तो तुम्हारा क्यू क्या हो जाएगा? वो के इंटू डब्ल्यू जीरो हो जाएगा। हाँ ये तो कांस्टेंट कांस्टेंट हो हो गया। जाएगा। तो ये हो गया। अगर तुम ऐसे वैल्यू को कंसिडर आउट करोगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा इक्वेशन, जो बीच वाली इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी तुम्हारी? वो नॉन लीनियर रेस्पॉन्स देने लगेगी। क्लियर है? हम्म। अच्छा, तुम इवन एक और ये तो एक मैंने एक तुमको एक अप्रोच दिया ये वाला, हो सकता है ग्राफ ऐसे भी बन जाए। तो एक और ग्राफ देख लेते हैं, अगर नॉन लीनियर का मैं एक और ग्राफ देखूँ तो हो सकता है नॉन लीनियर ग्राफ ऐसे हो जाए। हो सकता है मटेरियल का जो लोड वर्सेस रिफ्लेक्शन कर्व बनाया गया वो कुछ ऐसा आ रहा है। एरो नहीं चाहिए। हो सकता है ऐसे भी आ सकता है, राइट? ये लोड वर्सेस रिफ्लेक्शन कर्व है। दिस इज योर लोड वर्सेस रिफ्लेक्शन कर्व। ठीक है, ठीक है। सो अगर मैं इसको पीछे की ओर खींच लूं तो इस पॉइंट को मैं मानता हूं Q0 और इस पॉइंट को मैं मानता हूं W1। तो मुझे बता दो Q की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी इस केस में? Q की वैल्यू, अगर इसका स्लोप ध्यान रखना, इसका स्लोप मैं K1 मानता हूं और इसका स्लोप मैं K2 मानता हूं, तो स्लोप अलग अलग हो गया। तो अगर W की वैल्यू W1 से कम होगी तो मैं लिख दूं फॉर्मूला तुम्हारा K1W होगा। बता दो वैल्यू K1W सही। होगी इस केस में। और जब W की वैल्यू हम्म। ग्रेटर और इक्वल टू W2 होगी तो वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी Q0 प्लस K2W। हाँ क्यू जीरो सही। तो ये हम्म। तरीका है तुम्हारा उस इक्वेशन में नॉन लीनियर रेस्पॉन्स को लाने का। कोई दिक्कत? नहीं सर। तो ये दो मैंने कुछ ऐसे तरीके बताए जिसमें हमने नॉन लीनियर रेस्पॉन्स को कंसीडर आउट किया तुम्हारा पास्टरनक मॉडल में। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं सर। अभी भी इस इक्वेशन में एक दिक्कत है। अब क्या एक और दिक्कत है बता दो? एक और चीज बच रही है, अगर लीनियर। रिपीटेशन ध्यान है। लीनियरिटी तो हटा दी मैंने, लीनियरिटी को तो नॉन लीनियरिटी ला दी। और बताओ और क्या कमी थी उसके अंदर? जो डेल टू डब्ल्यू अपॉन डेल जिसका वो भी इससे कुछ नहीं है ना, तो उसके नहीं बाद। नहीं नहीं नहीं। अब देखो इसमें एक और कमी क्या रह गई, याद करो मैंने विंकलर स्प्रिंग के लिए तुमको तीन चार कमियां बताई थी। पहला क्या था? लैक ऑफ कंटिन्यूटी। दूसरा क्या था? हाँ। लीनियर रेस्पॉन्स देता है। तीसरा क्या था? डिफ्लेक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ लोडर रीजन में देता है। और चौथा था कि ये टाइम डिपेंडेंट रेस्पॉन्स नहीं देता है। मतलब जो रेस्पॉन्स है, जो डिफ्लेक्शन है, वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता। मतलब जैसे कि क्रीप हो रहा है या डायनेमिक्स है तो उसमें काम नहीं करेगा। तो अभी भी इस इक्वेशन में क्या कमी रह गई? वो टाइम डिपेंडेंट रेस्पॉन्स नहीं देता है। ठीक है, ओके। ठीक है। तो अगर मुझे टाइम डिपेंडेंट रेस्पॉन्स, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ नोट करके, the equation derived does not include the time dependent response. For time dependent response, the above model is modified by, मैं सिर्फ नाम दे रहा हूं, इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर इसको बताने का कोई मतलब, अभी कोई मतलब नहीं है।
अगर जरूरत रहेगी तो बाद में फिर मैं तुमको किसी चीज में बता दूंगा उसको, ठीक है। अभी इसका बस मैं नाम बता रहा हूँ ताकि तुमको ये नाम पता रहेगा, अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। नाम है इसका केल्विन वॉइट मॉडल, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया, मतलब एक ओवरव्यू सा दे देता हूं मैं तुमको, इसमें किया क्या इन्होंने, देखो टाइम डिपेंडेंट रेस्पॉन्स लाने के लिए किसमें, पास्टरनक मॉडल के अंदर, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, अब देखो अगर मैं डायनेमिक्स की बात करूं, डायनेमिक्स में एक और टर्म आता है या डायनेमिक्स तो तुम पढ़े हुए होगे, डायनेमिक्स में बताओ स्टिफनेस के अलावा सर और क्या आता है। हाँ हेलो हाँ हेलो, सर, एक मिनट के पास, एक सेकंड के लिए। ओके। हेलो, हाँ हेलो हेलो हेलो, सॉरी सर, सर का कॉल आ गया था, सॉरी। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। हाँ तो मैं क्या पूछ रहा था, बता रहा था, देखो कि अगर मैं चाहता हूं कैलविन। कि टाइम डिपेंडेंट रेस्पॉन्स चाहिए तो कैलविट वोगेट मॉडल है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, डायनेमिक्स जब जब भी डायनेमिक्स की बात करते हैं तो डायनेमिक्स में स्टिफनेस के साथ साथ और एक और चीज आती है, वो क्या है, किसी भी सिस्टम में स्टिफनेस के साथ एक और टर्म एसोसिएट होता है जब भी हम टाइम डिपेंडेंट रेस्पॉन्स की बात करते हैं, वो क्या है। स्टिफनेस के साथ सर एक मिनट बताता हूँ मैं, वो होती है सर, ध्यान नहीं आ रहा एकदम से, मतलब ठीक, देखो कुछ जब भी होता हम तो टाइम है। डिपेंडेंट रेस्पॉन्स की बात करते हैं सॉइल के अंदर, तो बेसिकली जो बात आती है, अभी तक हम जो भी अप्रोच फॉलो कर रहे हैं उसमें टोटल स्ट्रेस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बट जैसे ही टाइम डिपेंडेंट हाँ रिस्पॉन्स आएगा तो वहां पे हम बात करने लगेंगे इफेक्टिव स्ट्रेसेस की, राइट। क्योंकि वहां पे क्या आने लगेगा, अच्छा। पोर वाटर प्रेशर आने लगेगा, और चलेगा। डैम्पिंग आ जाएगा सिस्टम का, तो तुम्हारी इक्वेशन इस वजह से क्या हो जाएगी, मॉडिफाई करनी होगी। तो केल्विन वॉगट मॉडल ने, केल्विन ने क्या, केल्विन मॉडल में हम क्या करते हैं, वो जो शेयर लेयर है ना, मैं बस उसका एक डायग्राम बता दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो मैं उस वाले में दिखाता हूँ, ये जो शीट में, ठीक है। देखो ये तुम्हारी थी शीट, दिखाई दे रही है तुमको, हाँ डायग्राम ये दिख रहा सर। है, हाँ। देखो अब अगर नहीं सर, डायग्राम, डायग्राम नहीं सर, ब्लैंक शीट, हाँ अब दिख रहा है। दिख रहा है, ठीक है, ओके। हाँ हाँ। तो देखो ये तुम्हारा पास्टरनक मॉडल ने मॉडिफाई किया था। अब वॉगट ने क्या किया, दिक्कत क्या है, ये टाइम डिपेंडेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहा है क्योंकि ये स्प्रिंग लगी हुई है सिर्फ, तो इसीलिए ने क्या किया उन्होंने, इस स्प्रिंग के साथ एक डैशपॉट लगा दिया, ऐसे कर दिया उन्होंने, एक नया अरेंजमेंट बनाया उन्होंने। इस शीयर लेयर के नीचे उन्होंने एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया बॉक्स टाइप का, बॉक्स के इस साइड में उन्होंने क्या किया, स्प्रिंग अटैच कर दिया, ठीक है। हम्म। और दूसरे साइड क्या किया उन्होंने, डैशबोर्ड लगा दिया, मतलब डैम्पर टाइप का एक लगा दिया, जो क्या कर रहा था, टाइम रिस्पॉन्स को मेजर कर रहा था। दिस इज डैशबोर्ड। अच्छा। तो अगर जैसे कभी कभी देखते हो कि कुछ पेपर जब अभी तुम बाद में पढ़ोगे एनालिटिकल, तो उसमें देखोगे कुछ लोग क्या करेंगे, सिर्फ स्प्रिंग सिस्टम यूज करेंगे, ठीक है। कुछ क्या करेंगे, स्प्रिंग डैशबोर्ड सिस्टम यूज करेंगे। तो स्प्रिंग डैशबोर्ड का मतलब ही क्या होता है, अगर स्प्रिंग डैशबोर्ड आ गया तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, टाइम डिपेंडेंट रेस्पॉन्स को मेजर आउट करना चाहते हैं। और जब भी टाइम डिपेंडेंट रेस्पॉन्स होगा तो ध्यान रखना, तुम्हें इफेक्टिव स्ट्रेटेजी यूज करना है, टोटल स्ट्रेटेजी यूज नहीं करना है। बस यही थोड़ा सा मैंने टाइम डिपेंडेंट रेस्पॉन्स के बारे में बताया, ज्यादा और इसके बारे में मैं डिटेल में भी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। हम्म। मॉडल का नाम है केल्विन्स मॉडल। केल्विन मॉडल में क्या किया गया, विंकलर स्प्रिंग के साथ पैरेलल में उन्होंने क्या किया, डैशबोर्ड अरेंज कर दिया। इस डैशबोर्ड के अरेंज होने की वजह से क्या आ गया, तुम्हारा स्ट्रेसेज आपको ऐसी हो गई, वो इफेक्टिव स्ट्रेस आ गई। मतलब कि पोर वाटर जो हमने इक्वेशन लिखी ना पहले, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी थी अभी, कौन सी थी, Q इज इक्वल टू के डब्ल्यू माइनस जी एच डेल स्क्वायर डब्ल्यू। राइट। अब हाँ। इस इक्वेशन में क्या आने लगेगा, तुम्हारा पोर वाटर प्रेशर का टर्म भी आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अच्छा। पोर वाटर प्रेशर यू है, या फिर तुम्हारा जो याद करो कंसोलिडेशन निकाले थे, टीवी इज इक्वल टू सीवी टी बाई डी स्क्वायर, हम्म। ये सभी टर्म्स क्या होने लगेंगे, इसके अंदर आके जुड़ने लगेंगे। तो वो फिर एक बहुत बड़ा एक अलग सा टॉपिक है वो,
मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बीम्स और इलास्टिक फाउंडेशन में मुझे ये चीज अभी इंट्रोड्यूस नहीं करानी, ठीक है। बट मैंने सिंस इस टॉपिक में आया था तो मैंने ये चीज भी तुमको समझा दी कि हाँ ये भी ऐसा कुछ होता है, ठीक है। यस। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो हमारा टॉपिक चल रहा था बीम्स और इलास्टिक फाउंडेशन, और बीम्स और इलास्टिक फाउंडेशन में मैंने तुम्हें एक बीम की जनरल इक्वेशन बता दी थी, राइट, कि जनरल इक्वेशन क्या होती है और क्लासिकल डिफरेंशियल इक्वेशन से उसका सोल्यूशन क्या होता है, ये हमने उस दिन देख लिया था, राइट, लास्ट क्लास में, हाँ, ठीक है। ये आई डब्ल्यू। हाँ, वो जो ई आई डी फोर डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स की पावर फोर इज इक्वल टू क्यू माइनस के डब्ल्यू, इसकी हमने क्या की थी, पूरी इक्वेशन हमने देख लिया था, राइट, क्या थे यस। राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब बात करता हूँ मैं तुम्हारा जो क्लासिफिकेशन है बीम्स का, उसके बाद आऊंगा आगे टॉपिक पे जो इसमें, ठीक है। सो मेरा ये रहा स्लाइड हमारी, जो तुम्हारे पास सर ने तुमको दी होगी, स्लाइड दिख रही है अब? हाँ, तो कुछ फ्रंट में कुछ आ रहा है, दिस प्रोग्राम प्रॉब्लम। हाँ ठीक है। आ गया। यस। सो मैंने ये सारा चीज तुम्हारी कवर अप कर दी है। विंगलर स्प्रिंग क्या होता है, विंगलर मॉडल क्या है बता दिया मैंने, लिमिटेशन क्या है बता दिया, पास्टरनक मॉडल का मैंने पूरा डेरिवेशन करके दिखा दिया है। कर मॉडल मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल वैसे डिराइव करना है, समझ में आ गया होगा डेरिवेशन अब कैसे करना होता है, ठीक है। आप बताओ इसकी अगर डेरिवेशन करने को अगर कोई दे दे तो कैसे करोगे, बता दो मुझे एक बार। पास्टरनक मॉडल जैसे मैंने कहा तो क्या करोगे तुम, यहाँ एक स्ट्रिप कट करोगे, ठीक है। हाँ, देखो तो अब उसका होगा भी क्या, तुम्हारा दिखाएंगे। एफबीडी बना लेना पहले से, तो एफबीडी जब बनाना शुरू करोगे ना तो यहाँ पे क्यू, अब देखो होगा क्या, यहाँ क्यू यू लगा हुआ है, तो स्प्रिंग का मान लो इसका आ जाएगा, मान लो ये क्यू एस वन आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्यू एस वन इस जी लेयर पे लगा देना, तो जैसे ही जी लेयर पे क्यू एस वन लगाओगे नीचे की ओर जाएगा, तो ऊपर से क्या आ जाएगा, क्यू एस टू आने लगेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से एफबीडी बना के बिल्कुल वैसे ही डिराइव करना है जैसे पास्टरनक मॉडल डिराइव किया, बस तुम्हें एफबीडी बनाने आना चाहिए, तो वो आई थिंक तुम बना सकते हो, ठीक है। अगर ये नहीं आएगा तो मुझे बता देना एक बार कि नहीं ये चीज समझ में नहीं है मैं कैसे, ट्राई करूंगा सर पहले एक बार ट्राई करके देखना, बिल्कुल वैसे ही डिराइव होगा जैसे कि पास्टरनक मॉडल मैंने डिराइव किया तुम्हारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वन आगे था। इसके बाद मैंने हेथनई मॉडल में तुमको बताया था, हेथनई मॉडल में का डेरिवेशन हमने ऑलरेडी कर लिया है, किसके ऊपर, विंकलर स्प्रिंग पे। अभी पास्टरनक मॉडल का भी करना है इसको, अभी मैंने हेथनई मॉडल जो तुमको कराया वो विंकलर स्प्रिंग का करा दिया है, जिसकी इक्वेशन हमने लिख ली थी, क्या थी वो, ई आई डी फोर डब्ल्यू बाई डी एक्स की पावर फोर इज इक्वल टू क्यू माइनस के डब्ल्यू, इक्वल टू क्यू माइनस के डब्ल्यू, राइट। अब देखो इतने की बेसिस पे जो ये बीम्स और इलास्टिक फाउंडेशन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो बेसिकली आगे जाके तीन तरीके के हैं, इनफाइनाइट बीम, सेमी इनफाइनाइट बीम एंड फाइनाइट बीम। अब ये क्या है, सेमी इनफाइनाइट बीम, फाइनाइट बीम एंड फाइनाइट, कैसे पता चलेगा कौन सी बीम को तुम इनफाइनाइट बोलोगे, किसको तुम सेमी इनफाइनाइट बोलोगे, किसको तुम फाइनाइट बोलोगे, तो देखो आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। तो देखो कोई भी बीम विथ रेस्पेक्ट टू लोडिंग, अगर दोनों साइड में तुम्हारी क्या हो, बहुत बड़ी हो, मान लो कुछ ऐसा हो जैसे कि तुम्हारा रेलवे ट्रैक होता है, अब मान लो लोडिंग कहीं यहाँ बीच में लगी हुई है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू इधर भी बहुत लंबी लेंथ है, इधर भी बहुत लंबी लेंथ है, देन ऐसी बीम को क्या कहते हैं, इनफाइनाइट बीम बोलते हैं, ठीक है। बाकी इसका डेफिनेशन यस सर। मैथमेटिकली क्या है तो अभी देखते हैं, मैथमेटिकली बेसिक ने और कुछ दो लोगों ने बताया है कि इनफाइनाइट बीम कब होगी, कब सेमी इनफाइनाइट होगी, कब फाइनाइट होगी। सो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, बीम फाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट या फाइनाइट जो भी है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी तुम्हारे लोडिंग डायग्राम पे। अगर लोड के रेस्पेक्ट में जो बाउंड्री कंडीशन है वो बहुत करीब में है तो हम क्या कह देंगे उसको, इनफाइनाइट। अगर एक एंड करीब में है तो सेमी इनफाइनाइट, अगर दोनों एंड करीब में है देन दैट इज नोन एज फाइनाइट बीम। क्लियर है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो क्लासिफिकेशन मैंने किया है एज पर हेथनई, हेथनई ने क्या कहा, बीम को तुम शॉर्ट बीम कब कहोगे, अगर फाइनाइट, जैसे जो फाइनाइट लेंथ है ना, बीम ऑफ फाइनाइट लेंथ जिसको हम बोलते हैं, वो कई तरह से क्लासिफाइड है, शॉर्ट बीम, बीम विथ मीडियम लेंथ एंड बीम विथ लॉन्ग बीम, ठीक है। तो याद करो मैंने लैम्डा पहले डिफाइन कर दिया था, लैम्डा याद है, याद करो उस दिन निकलवाया था लैम्डा की वैल्यू, डेरिवेशन जब कराया था 4 में रूट ओवर के अपॉन ई आई आ रहा था, हेलो
क्या हो गया? हेलो। हाँ यस सर, अभी आवाज़ चली गई थी आपकी। हाँ, अरे वो इंटरनेट चला गया था सर, इस वजह से हुआ होगा। ठीक है। सो फाइनाइट लेंथ की जो बीम है वो तीन तरीके की है, शॉर्ट बीम, बीम विथ मीडियम लेंथ एंड बीम विथ लॉन्ग लेंथ। ये लैम्डा मैंने पहले डिफाइन कर दिया है ड्यूरिंग डेरिवेशन। ठीक है। सो अगर ये लैम्डा इंटू एल की वैल्यू पाई बाई 4 से कम होगी तो तुम उसको कहोगे शॉर्ट बीम। अगर पाई बाई 4 से पाई के बीच में होगी तो उसको कहोगे तुम बीम विथ मीडियम लेंथ। और पाई से ज्यादा होगी तो उसको कहोगे तुम लॉन्ग बीम। बट इसी को बेसिक ने क्या कहा, बेसिक ने कहा अगर पाई बाई 4 से कम है तो शॉर्ट बीम, तो सेम, दोनों का क्लासिफिकेशन सेम था। बट इन्होंने क्या किया, तीन कॉन्सेप्ट और उठा दिया, एक मीडियम लेंथ, एक मॉडरेटली लॉन्ग बीम और एक लॉन्ग बीम। ठीक है। तो उन्होंने कहा अगर 0.8 से 2.25 के बीच में होगी तो उसको मीडियम लेंथ बोलेंगे। 2.25 से 5 के बीच की वैल्यू अगर होगी तो उसको मॉडरेटली लॉन्ग बीम बोलेंगे। और 5 से ज्यादा होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, लॉन्ग बीम। तो ये तुम्हारा फाइनाइट लेंथ की, जो फाइनाइट लेंथ मतलब दोनों साइड लोडिंग के क्या है तुम्हारे पास, लेंथ जो है बाउंड्री कंडीशन तुम्हें पहले से डिफाइंड है, इधर से भी डिफाइंड है, इधर से भी डिफाइंड, मतलब जैसे मैंने कह दिया फिक्स्ड एंड फ्रॉम बोथ साइड्स, ये एक ऐसी बीम हो गई तुम्हारी, ये बीम विथ फाइनाइट लेंथ हो गई। ठीक है। तो उसमें क्या करोगे तुम, ये वैल्यू पुट अप करके देखोगे लैम्डा और एल की वैल्यू, और अगर लेंथ ग्रेटर देन 5 आई तो कहोगे वो लॉन्ग बीम है। अगर मान लो इस रेंज में आई तो मॉडरेटली लॉन्ग बीम है। ये तरीका है। समझ में आई चीज? यस सर। ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है, तुमको बाउंड्री कंडीशन गिवन होगी। मान लो मैंने यूडीएल अप्लाई कर दिया और मैंने कह दिया ये बीम तुम्हारी मान लो 5 मीटर की है। ठीक है। दोनों एंड इसका फिक्स्ड है। तो जैसे ही मैंने कहा फिक्स्ड है तो ये बीम क्या बन जाएगी तुम्हारी, फाइनाइट बीम बन जाएगी। कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा, अगर मान लो मैंने ऐसा कहा मेरे पास एक बीम है, मैंने उसके ऊपर पॉइंट लोड लगा रखा है कहीं पे, इसका एक एंड फिक्स्ड है दूसरा एंड फ्री है, तो बताओ ये कौन सी टाइप ऑफ बीम बन गई? सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट बन गई। ठीक है। मैंने क्या किया, एक ऐसी बीम ले ली जिसका मुझे एंड, मैंने दोनों ही एंड फ्री कर दिया और मैंने बीच में नोट लिया, तो ये कैसी बीम हो गई, ये तुम्हारी क्या बन गई, फाइनाइट बीम, सॉरी इनफाइनाइट बीम बन गई। ठीक है। अब ये फाइनाइट बीम में भी, ये जो फाइनाइट बीम है इसमें भी ये शॉर्ट बीम है, लॉन्ग बीम है या कैसी है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस बीम का स्टिफनेस निकालना पड़ेगा, इस बीम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। यंग्स मॉडुलस गिवन होगा तुम्हें क्वेश्चन में, जब तुम इसके अंदर ये पुटअप करोगे उठा के और लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे और जो वैल्यू आएगी, तो एज पर हेथनी, किसी ने पूछा तो हेथनी बता सकते हो, एज पर बेसिक पूछा तो बेसिक बता सकते हो। क्लियर है? हाँ यस सर।